Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll continue with the chapter Basic Concepts of Economics जो क्लास 11th ISC इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है. तो इसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे. लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस हमने देखा था कि प्राइस क्या होता है. उसी में आपका एक टॉपिक बच गया था इन्फ्लेशन का. इन्फ्लेशन की ऑप्शनल स्टडी दी हुई है तो इन्फ्लेशन को आपको एकदम बेसिक ऊपर तरीके से बता दिया जाएगा. इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो जनरल प्राइस लेवल होता है, जनरल प्राइस लेवल इकॉनमी में होता है. ठीक है, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल का मतलब है कि जो भी जितने भी गुड्स एंड कमोडिटी सर्विसेज हैं उन सबका एक पर्टिकुलर प्राइस प्रिवेल कर रहा होता है इकॉनमी में. अगर उसमें परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल राइज हो जाए तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन. मतलब एक जनरल प्राइस लेवल है, उसमें परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस बढ़ता जाए और एप्रिशिएबल बहुत हाई अमाउंट का राइज हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं. परसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार बढ़ता जाए. ठीक है, और एप्रिशिएबल का मतलब होता है कि इतना प्राइस लेवल इंक्रीज हो कि फ़र्क पता चले. ठीक है, जैसे अभी देखो टोमेटोज़ की प्राइस देखो कितनी ज़्यादा हो गई है, 140 के आसपास हो गया, कहीं 200 के आसपास है. कितने में मिलता था? नहीं. जनरल प्राइस लेवल ये नहीं है. अचानक से परसिस्टेंट कंटिन्यूअस राइज हो रहा है प्राइस में और एप्रिशिएबल होता है, बहुत हाई अमाउंट का हो रहा है. इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं. एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइसेस इसलिए हो रहा है क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है. डिमांड बढ़ने की वजह से अगर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं. अब आप बोलोगे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस में राइज क्यों होगा? यही होता है. अगर आप एक सेलर हो, आप किसी मार्कर का एग्जाम्पल लो, मार्कर बेच रहे हो, आपको पता चला इसकी तो डिमांड बढ़ रही है. आज 100 लोग मांग रहे थे, कल 200 लोग मांग रहे हैं, कल 100 लोग मांग रहे थे, आज 200 लोग मांग रहे हैं. ठीक है, तो लोग बढ़ गए तो क्या आप इसका प्राइस कम कर दोगे? आप इसको और महंगा कर दोगे, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा. एक बिजनेसमैन यही तो करता है. तो जब डिमांड बढ़ने लगती है तो सामान के प्राइस बढ़ जाते हैं. इस इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? मार्कर बना के आप बेच रहे थे, पहले मार्कर आप बनाते थे 10 रुपये का तो आप 15 रुपये का मार्केट में बेच रहे थे. अब क्या हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ों के प्राइस वगैरह बढ़ गए, जनरली यही होता है, तो आपने जो मार्कर 10 रुपये का बनाते थे अब वो बनने लगा 20 रुपये का. अब जब मार्कर आप 20 रुपये का बनाने लगे तो आप 25 रुपये का बेच रहे हो. तो जो पहले आप 15 रुपये का मार्कर बेच रहे थे अब उसकी प्राइस बढ़ गई लोगों के लिए 25 रुपये हो गई. ये इन्फ्लेशन क्यों आया? डिमांड बढ़ने से नहीं, इसलिए आया क्योंकि जो आप बना रहे हो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई. इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ठीक है, तो ये दो टाइप के इन्फ्लेशन भी होगी. इन्फ्लेशन का इतना ही कॉन्सेप्ट है, ऑप्शनल स्टडी थी इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जाया जाएगा. इसके बाद आता है आपका मेन सेकंड कॉन्सेप्ट. सेकंड नहीं, चलो बहुत कॉन्सेप्ट्स हो गए. ये कॉन्सेप्ट है आपका वैल्यू का. वैल्यू का क्या मतलब होता है? वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है वर्थ. अलग अलग चीज़ों की हमारे लिए अलग अलग वैल्यू है. ठीक है, कुछ चीज़ों की वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि उससे हमें बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको यूज़ करने से. कुछ ऐसे सामान होते हैं जो इसलिए हमारे लिए वैल्यूएबल है क्योंकि वो जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है. फॉर एग्जांपल वाटर, फूड, ये हमारे लिए क्यों वैल्यूएबल? अगर आपसे पूछा जाए पानी क्यों ज़रूरी है, अरे पानी ज़रूरी है हमें सर्वाइव करने के लिए. पानी पिएंगे तो ज़िंदा रहेंगे. खाना क्यों ज़रूरी है? फूड क्यों ज़रूरी है? फूड रहेगा तो एनर्जी मिलेगी. ठीक है, तो ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? ज़िंदा रहने के लिए. तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वैल्यू आपके लिए क्यों है? क्योंकि ये आपको कंजम्पशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी यूज़फुल चीज़ हैं, आप उसको यूज़ करते हो और उससे आपके लिए ये सामान वैल्यूएबल हो जाता है. वाटर, एयर, फूड, इसकी बात करो. कुछ सामान क्यों वैल्यूएबल होते हैं? कहते हैं ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है. क्यों? बहुत महंगा है. ठीक है, ये जो क्या कहते हैं सोफ़ा सेट लिया है ये 1 लाख रुपीज़ में बना है इसलिए वैल्यूएबल है, इसको ख़राब मत करना. जनरली यही होता है. ये जो फ्लावर वास ख़रीदा गया ये इम्पोर्टेड है, ये बहुत वैल्यूएबल है, इसको तोड़ना मत. आपके पेरेंट्स ऐसे ही कहते होंगे. ठीक है, क्योंकि इम्पोर्ट किया गया बहुत महंगा है. तो ये इसकी वैल्यू क्यों है? उससे आपको यूज़ मिल रहा है, आपको क्या कंजम्पशन बहुत मिल रही है उससे. जब उसको कंज्यूम कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो या डेकोरेट करके रख दिया उस फ्लावर वास को तो उससे बहुत आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रही नहीं. वो इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है. ठीक है, वो मार्केट वैल्यू की वजह से वैल्यूएबल है. कुछ सामान क्यों वैल्यूएबल होते हैं? क्योंकि कंजम्पशन की तरफ से, अगर कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इसलिए वो ज़रूरी है. तो वैल्यू यही होता है. वैल्यू का क्या मतलब है कि जो हाउस होल्ड होते हैं,
हाउस होल्ड का क्या मतलब होता है? कंज्यूमर्स। हम कंज्यूमर्स को, जो कस्टमर्स हैं जो सामान परचेज करते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या करते हैं? कमोडिटीज़ की वैल्यूएशन करते हैं। कमोडिटीज़ में कौन होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स जो हैं उनके लिए अलग अलग कमोडिटीज़ के अलग अलग वैल्यू है, वो एक वैल्यू असाइन करते हैं किसी सामान को, वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। सिंपल सी क्या डेफिनेशन है? कमोडिटी, वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू वैल्यूएशन प्लेस्ड बाय हाउस होल्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। एक हाउस होल्ड वो सामान यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर आप फ्लावर वास को डेकोरेट करके भी रख रहे हो अपने घर पे डेकोरेशन के हिसाब से, वो भी आप उसका यूज़ कर रहे हो, वो फ्लावर वास बना ही डेकोरेशन पर्पस के लिए। तो या फिर अगर आप ब्रेड खरीद के खा रहे हो वो भी कंजम्पशन ही कर रहे हो, वो भी आप कंजम्पशन है। फ्लावर वास को सजा कर रखना भी कंजम्पशन है। तो क्योंकि एक हाउस होल्ड किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है और उस कंजम्पशन के बेसिस पर वो उस कमोडिटी को एक वैल्यू असाइन कर रहा है, वो कमोडिटी उसके लिए इंपॉर्टेंट बन गई है, वो कमोडिटी वर्थ इट है उसके लिए, तो वो उस कमोडिटी की वैल्यू बन जाती है, ठीक है। वैल्यू जो होती है वो दो टाइप की होती है, जैसे आपको बताया गया है। एक होती है आपकी वैल्यू इन यूज़ और दूसरी होती है आपकी वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज़ का क्या मतलब है? पहले वैल्यू इन यूज़ को केवल देखो। वैल्यू इन यूज़ का मतलब होता है कंजम्पशन। जैसे आपको बताया गया कि वैल्यू इसलिए है उस सामान की, वैल्यू इसलिए है उस सामान की क्योंकि कंजम्पशन करने से आपको ज़्यादा, कंजम्पशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर कंजम्पशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूज़फुल है वो सामान, इसलिए वैल्यूएबल है, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू इन यूज़ होती है। वैल्यू इन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? मार्केट वैल्यू। वैल्यू इन यूज़ को अगर देखो, कंजम्पशन की बात करी जाए तो इसमें यही बताया गया है कि वैल्यू इन यूज़ रिलेट टू कंजम्पशन वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। इट एक्सप्रेसेस द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक सामान को कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमको यूटिलिटी मिल रही है, तो उस सामान की हमारे लिए वैल्यू इन यूज़ हो जाएगी। वाटर की यूटिलिटी है कि इट क्या कह सकते हैं उसको, थर्स्ट, ठीक है, ठीक है। थर्स्ट के लिए वी ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो वाटर की इसलिए वैल्यू हो गई। फूड, हंगर के लिए, तो ये यूटिलिटी हमको दे रही है, ये सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं हम लोगों को, इसलिए वाटर एंड फूड की वैल्यू है। और ये वैल्यू इन कंजम्पशन है क्योंकि इसको यूज़ करके हमको कंजम्पशन मिल रही है, इसको यूज़ करके हमें यूटिलिटी मिल रही होती है, हमारे लिए वैल्यूएबल है। दूसरी बात करी जाए वैल्यू इन एक्सचेंज की, तो वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब होता है मार्केट वैल्यू से रिलेटेड। जो आपको बताया गया, वैल्यू इसलिए क्योंकि वो सामान महंगा है। डायमंड वैल्यूएबल है, आपको डायमंड अगर दे दिया जाए तो आप कितना संभाल के उसको रखोगे? संभाल के रखने का मतलब है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत कंजम्पशन मिल रहा है उससे, बहुत यूटिलिटी मिल रही है? नहीं, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बहुत महंगा है, उसकी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, जब गर्मियों का सीज़न आता है और बॉटल में एकदम थोड़ा सा पानी बच रहा होता है, तो उसको भी बहुत संभाल कर रखा जाता है। उस वाटर को किस लिए आप संभाल के रख रहे हो? इसलिए कि बहुत महंगा आपने खरीदा है उस पानी को, या इसलिए कि वो आपके कंजम्पशन के लिए ज़रूरी है? वो आपके कंजम्पशन के लिए ज़रूरी है। जहाँ पर ये बात आ जाए कि ये सामान इसलिए हम सेव करके रख रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे कंजम्पशन के लिए ज़रूरी है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू इन यूज़ होती है। और जहाँ पर हमें ये लगे कि हम इस सामान को केवल इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा है, कुछ कंजम्पशन की हमें यूटिलिटी नहीं मिल रही होती, केवल इसकी मार्केट वैल्यू है बहुत अच्छी, बहुत महंगा सामान है, इसलिए हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो उस कमोडिटी की वैल्यू इन एक्सचेंज होती है, ठीक है। वैल्यू इन एक्सचेंज को अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो वैल्यू इन एक्सचेंज शुरू होता है बार्टर इकोनॉमी से। बार्टर इकोनॉमी क्या इकोनॉमी होती थी? वैसी थी जिसमें हम सामान के बदले सामान लेते थे। होता क्या था, सब लोग अपना अपना काम करते थे, ठीक है। अलग अलग जब लोग नए नए आए थे, जब शुरू हुई थी ह्यूमन स्पीशीज़, तो क्या होता था, कुछ लोग, सब लोग सारे काम नहीं कर सकते हैं। कुछ होते थे जो एग्रीकल्चर का काम करते थे, कुछ होते थे जो क्लोथ्स बनाते थे, ठीक है, कुछ होते थे जो घर बनाने में हेल्प करते थे, ठीक है। तो अलग अलग लोग अपना अपना काम करते थे। अब होता क्या था, जो एग्रीकल्चर कर रहा है, राइस उगा रहा है, ठीक है, उसको कपड़े चाहिए। अब वो राइस भी उगाए, कपड़े भी उगाए, अपना कपड़े भी अपने बनाए, घर भी अपना बनाए, ठीक है, उसके अलावा पानी भी लेकर आए, ये सारे काम करे, ठीक है। तो ये सारे काम तो एक इंसान कर नहीं सकता, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते रहते थे। जो एग्रीकल्चर वाला था उसने राइस उगा दिया, जो कपड़े बनाते उसने कपड़े बना दिए। अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर वाले के पास राइस है, कपड़े नहीं है। दूसरे पर्सन के पास कपड़े हैं, राइस नहीं खाने को, तो जिसके पास राइस है वो जाएगा कपड़े वाले के पास, कहेगा भाई आप मेरे को क्लोथ्स दे दीजिए, मेरे बदले में राइस ले लीजिए। उसको भी चाहिए, उसको राइस चाहिए, वो राइस ले लेगा, बदले में कपड़े दे देगा, क्योंकि वो उसके पास एक्स्ट्रा है।
ठीक है। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। अब होता क्या है कि अगर आपसे बोला जाए कि आपको इस सामान के बदले दूसरा सामान लेकर आना है, तो इसमें भी आपको पता है कि कितना सामान दोगे तो कितना सामान दूसरा आपको मिलेगा। जैसे आपके एग्जांपल दिया गया है कि अगर 5 kg राइस दोगे तो उसके बदले में आपको 1 मीटर का क्लॉथ मिलेगा। अगर ये एक सिंपल सी सिचुएशन आप दिमाग में रख लो कि 5 kg राइस के बदले में 1 मीटर का क्लॉथ मिलेगा, तो ये 5 kg राइस के लिए 1 मीटर क्लॉथ इसकी वैल्यू इन एक्सचेंज है, और 1 मीटर क्लॉथ के लिए ये 5 kg ऑफ राइस इसकी वैल्यू इन एक्सचेंज है। वाइसा वर्सा दोनों तरफ से अगर देख लो तो 5 kg ऑफ राइस की वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है? 1 मीटर का कपड़ा। 1 मीटर के कपड़े के लिए वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है राइस में? 5 kg का राइस। मतलब 5 kg का राइस दोगे तो 1 मीटर कपड़ा आपको मिलेगा। 10 kg का राइस दोगे तो 2 मीटर कपड़ा मिलेगा। ठीक है। 20 kg राइस दोगे तो आपको 4 मीटर्स का कपड़ा मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से बात होती है। तो ये होती है वैल्यू इन एक्सचेंज। अब बार्टर इकॉनमी में तो ये वैल्यू इन एक्सचेंज हुआ करती थी। आज के टाइम पे वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है? आज के टाइम पे अगर आपको 5 kg राइस चाहिए तो आप 5 kg राइस लेने गए, उसके बदले में आपने क्या दिया? मनी दिया, उसका प्राइस दिया। आज के टाइम पे मनी इकॉनमीज के टाइम पे जो मनी है, प्राइस है, मॉनेटरी यूनिट जो है, वो एक सामान की एक्सचेंज वैल्यू होती है। बार्टर इकॉनमीज में सामान के बदले सामान होता था, वो उनकी वैल्यू इन एक्सचेंज होती थी। आज के टाइम पे अगर ये मार्कर 20 रुपीज़ का है तो इस मार्कर की वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है? मार्केट वैल्यू क्या है? 10 रुपीज़। ठीक है। आईफोन 1 लाख का आता है, उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है? 1 लाख रुपीज़। अगर वो 1 लाख का आईफोन आप बेचने जाओगे किसी को, आपने 1 लाख का आईफोन दिया, वो आपको 1 लाख रुपीज़ देगा। ठीक है। तो वैल्यू इन एक्सचेंज 1 लाख रुपीज़ है। आपके पास 20,000 का क्या कहते हैं 20,000 की फ्रिज है, आप जाओगे वो फ्रिज सेल करने के लिए, उसके बदले में 20,000 रुपीज़ मिलेंगे, वैल्यू इन एक्सचेंज है। दोनों तरीके से देखो, जब आपने फ्रिज खरीदी तो आप 20,000 देकर आए थे। ठीक है। तो ये होती है वैल्यू इन एक्सचेंज। तो वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आता है आपका नॉमिनल वैल्यू और रियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है ये वाला, 5 kg का राइस के बदले आपने कितना पैसा दिया, कितना मनी दिया। जब आप किसी कमोडिटी की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में दिखाते हो, पैसे के फॉर्म में दिखाते हो, या रुपीज़ करेंसी किसी भी फॉर्म में, मनी के टर्म्स में अगर आप किसी की वैल्यू बता रहे हो किसी कमोडिटी की, तो वो उस कमोडिटी की नॉमिनल वैल्यू होती है। नॉमिनल का मतलब ये नहीं बहुत कम वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। मनी में जब हम किसी सामान की वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो वो नॉमिनल वैल्यू हो गई। रियल वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू का मतलब है परचेजिंग पावर ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटीज़। मतलब कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, ये तो आपकी नॉमिनल होगी, अब रियल पर आते हैं। रियल वैल्यू, रियल वैल्यू में आता है आपका परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब यहाँ पर है कि ये कमोडिटी ए है, जैसे राइस, इसको किसी दूसरी कमोडिटी 2 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसकी कितनी परचेजिंग पावर। इससे आपको क्या समझ है? परचेजिंग पावर मतलब कि अगर आप 5 kg राइस की बात कर रहे हो तो उसकी परचेजिंग पावर क्या है? उसकी परचेजिंग पावर है 1 मीटर का क्लॉथ, कि 5 किलो के चावल को देकर आप 1 मीटर का क्लॉथ परचेज कर सकते हो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है। तो अगर एक कमोडिटी की दूसरे कमोडिटी के रिस्पेक्ट में, पैसे की बात नहीं हो रही, कमोडिटी की बात हो रही, यहाँ पर कमोडिटी 2 क्या है? क्लॉथ है आपका। राइस कमोडिटी और क्लॉथ कमोडिटी को अगर देखा जाए तो इसकी राइस की रियल वैल्यू क्या है? राइस की रियल वैल्यू है 1 मीटर का क्लॉथ। ठीक है। 5 kg राइस की रियल वैल्यू क्या है? 5 kg राइस की रियल वैल्यू है 1 मीटर का क्लॉथ। 1 मीटर क्लॉथ की रियल वैल्यू क्या है? राइस के रिस्पेक्ट में 5 kg का राइस। ठीक है। ये क्या है? आपका रियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। परचेजिंग पावर क्या है? कि एक कमोडिटी से आप दूसरी कमोडिटी कितनी परचेज कर सकते हो, कितनी उसकी पावर है परचेज करने की। ठीक है। तो ये आपकी नॉमिनल वैल्यू होगी, रियल वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर आता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू समझने के लिए एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है जिसको कहते हैं वाटर डायमंड। ठीक है। वाटर डायमंड का एग्जाम्पल दिया गया है। वाटर डायमंड में क्या कहा गया है? पहले वाटर को देखते हैं।
अगर वाटर की बात करी जाए तो आप क्या बोलोगे, वाटर की वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है कि वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा है? मतलब वाटर से कंजम्पशन करते टाइम ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है या वाटर की प्राइस ज़्यादा है, महंगा है? डेफिनेटली आप बोलोगे वाटर जो होता है उसकी वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है। डायमंड की बात करो तो डायमंड की बात ये कहेगी कि डायमंड का कंजम्पशन तो ज़्यादा नहीं मिलती है, पर हाँ उसकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लाखों का करोड़ों का डायमंड मिलता है, लाखों करोड़ों का पानी अपनी खरीदने जाओगे। ठीक है, आप 25 रुपये की बिस्लरी की बोतल ले लोगे, आपके लिए सफिशिएंट है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वाटर और डायमंड की अगर आप इस पैराडॉक्स को समझो तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनकी वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से देखो तो बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी देते हैं, पर उन्हीं सामान की वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम होती है। और कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू इन यूज़ बहुत कम होती है लेकिन उनकी वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होती है। वाटर की बात की जाए तो वाटर की वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा है, वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है। ठीक है, 25 रुपये की बिस्लरी की बोतल 30 रुपये की वाटर मिल रही है, इतना पानी आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप बात करो डायमंड की तो डायमंड की बात की जाए तो यूज़, वैल्यू इन यूज़, कंजम्पशन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं डायमंड, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी आपको नहीं दे रहा है, वैल्यू इन यूज़ तो बहुत कम है। लेकिन अगर अब बात की जाए वैल्यू इन एक्सचेंज की, बहुत ज़्यादा है, लाखों करोड़ों में मिलता है, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। डायमंड आप बेचने जाओगे, 1 ग्राम डायमंड बेचने जाओगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। 1 लीटर पानी बेचो जाके कितना मिलेगा, कितना ही ज़्यादा मिल जाएगा आपको। लेकिन यूज़ के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन के लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है? इसकी ज़्यादा वैल्यू है वाटर की। एक पर्सन है जो 2 दिन से पानी नहीं पिया है, उसको जाके आप बोलो ये लो डायमंड की रिंग लो और ये पानी लो, वो डायमंड की रिंग देखेगा भी नहीं। ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट पानी है उस टाइम पे, कोई एक ही अगर चूज़ करना हो उसको तो केवल वो पानी चूज़ करेगा, कंजम्पशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यही बात है कि पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। हम इकोनॉमिक्स में कर क्या रहे हैं, ह्यूमन वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम कमोडिटीज़ बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका जब वो कंजम्पशन करते हैं तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब यही जो कंजम्पशन करना है, ऐसा सामान जो कंजम्पशन इतनी ज़्यादा कंजम्पशन के लिए यूटिलिटी है उसके अंदर, वाटर जो कंजम्पशन के लिए जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट नीड थर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसके बिना नहीं जिया जा सकता है, जिसकी इतनी हाई वैल्यू इन यूज़ है, इतनी कंजम्पशन वैल्यू अच्छी है, उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज इतनी कम कैसे हो गई? और ऐसा डायमंड जिसकी वैल्यू इन यूज़ बहुत कम है, इतना ज़्यादा यूटिलिटी के लिए यूज़फुल नहीं, लग्जरी का आइटम है, उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज इतनी ज़्यादा, उसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा। तो ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू हो गया। पर इसको समझाने के लिए इकोनॉमिस्ट ने कहा गया कि यहाँ पर वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में मत ही देखो। वाटर जो है अगर उसकी वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है, कंजम्पशन पावर ज़्यादा है, हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो उसका प्राइस इसलिए नहीं कम है क्योंकि उसकी वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है। वाटर का प्राइस इसलिए इतना कम है क्योंकि वाटर अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल है हमारे पास, वाटर स्केर्स नहीं है। वाटर हमें इसलिए सस्ता पड़ रहा है क्योंकि वो सप्लाई उसकी ज़्यादा है, प्लेंटीफुल अमाउंट में अवेलेबल है। और डायमंड की बात करी जाए तो डायमंड की वैल्यू इन यूज़ बहुत कम है, उसका प्राइस इसलिए नहीं ज़्यादा है क्योंकि उसकी वैल्यू इन यूज़ बहुत कम है। डायमंड का प्राइस इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि वो स्केर्स है, वो बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है। प्राइस हम डिमांड और सप्लाई दोनों के फोर्सेस को कंबाइन करके देखते हैं, वैल्यू के बेसिस पे नहीं प्राइस डिसाइड होती है, प्राइस डिसाइड हो रही है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। और वाटर की डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा है, इस वजह से वाटर का प्राइस इतना कम है। डायमंड जो है डिमांड तो चलो है ही है, पर डायमंड की सप्लाई बहुत कम है, इसलिए उसके प्राइसेस इतने हाई हैं। वैल्यू में तो फ़र्क है, वैल्यू में मतलब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हर महंगी चीज़ से ये नहीं, अगर कोई चीज़ बहुत महंगी है तो उससे आपको यूटिलिटी, कंजम्पशन यूटिलिटी भी ज़्यादा हो। बहुत सी महंगी चीज़ें यूजलेस भी होती हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ सस्ती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो कंजम्पशन के लिए। वाटर सस्ता है बट कंजम्पशन के सबसे इंपॉर्टेंट है। डायमंड बहुत महंगा है पर उतना ज़्यादा उससे कंजम्पशन नहीं मिल रही होती है। तो ये यहाँ पर समझ में आया। दूसरी चीज़ क्या समझ आई कि प्राइसेस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होते हैं किसी सामान का, वैल्यू के बेसिस पे नहीं। वैल्यू का बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं, तो पैराडॉक्स की बात ही नहीं बनती है। सिंपल उन्होंने कहा कि वाटर डायमंड का जो आप ये पैराडॉक्स बना रहे हो कि वैल्यू इन यूज़ इतनी ज़्यादा होने पर वैल्यू इन एक्सचेंज इतनी कम है, वैल्यू इन एक्सचेंज कम होने का, वैल्यू इन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, मार्केट वैल्यू मतलब प्राइस कम होने का रीज़न वैल्यू इन यूज़ का कुछ लेना देना नहीं है। प्राइस कम होने का सिंपल सा रीज़न है कि क्वांटिटी ज़्यादा है उसकी, इसलिए सस्ता मिल रहा है। और डायमंड का प्राइस इतना हाई सिर्फ इसलिए है, वैल्यू एक्सचेंज इतनी हाई सिर्फ इसलिए है क्योंकि लिमिटेड है। ये उन्होंने रिलेट करके समझाया। तो ये पैराडॉक्स ऐसे क्लियर किया गया।
अब आपका वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो वैल्यू में हमने क्या देखा, वैल्यू की डेफिनेशन देखी, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ देखे, वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन एक्सचेंज, उसके बाद नॉमिनल वैल्यू, रियल वैल्यू एंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ मार्केट। मार्केट का क्या मतलब होता है, अगर जनरल टर्म्स में देखा जाए तो मार्केट आप दिमाग में यही आएगा कि एक फिजिकल जगह है जहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, बायर है, सेलर है, सामान का खरीद लेन देन हो रहा होगा, मार्केट है। ठीक है, मार्केट दिमाग में सोचते तो क्या आता है, चौक की मार्केट, सिविल लाइन्स की मार्केट, क्लोथ्स की मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, खाने पीने की मार्केट, अलग अलग मार्केट्स दिमाग में आ जाएंगी। क्या वहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये शॉप्स हैं अलग अलग तरीके की, सब एक तरीके का सामान बेच रही हैं। वेजिटेबल मार्केट में सारी दुकानें सब्जियाँ बेच रही हैं, क्लोथ्स मार्केट में हर दुकान पे कपड़े लटके हुए हैं, ठीक है, क्लोथ्स बेचे जा रहे हैं, और वहाँ पे सेलर्स हैं, बायर्स करें, ये मार्केट है। ये जनरल डेफिनेशन है। पर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए, कॉमर्स के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेशन ये नहीं होती है, डेफिनेशन थोड़ी इससे आगे है। मार्केट में ये बोला गया कि इंटरैक्शन तो हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर है, सेलर, उनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, पर ऐसा इंटरैक्शन हो रहा है कि वो बार्गेन कर रहे हैं। They are striking a deal. They are deciding the quantity. They are agreeing on a price, agreeing at a particular price, और exchange हो रहा है। ये पूरा मैकेनिज्म है। तो बोला गया मार्केट का सिंपल सा ये मतलब नहीं है कि दुकानें, लोग खड़े हैं, वहाँ पर बातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, सामान खरीदा बेचा जा रहा है। मार्केट का मतलब है एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें किसी भी तरीके से एक बायर और सेलर कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, उनमें इंटरैक्शन हो रहा है, किसी भी तरीके से इंटरैक्शन हो रहा है जिसमें बायर और सेलर के बीच में बार्गेन हो रहा है। ठीक है, बार्गेन क्या हो रहा है, बायर को कुछ चाहिए, बायर को सेलर से, सेलर कुछ बेचना चाह रहा है, बायर को वो सामान चाहिए, ज़रूरी है उसके लिए, और उसके बदले में बायर को कुछ पैसे देने हैं। बायर को वो सामान चाहिए, सेलर ने बोला इतने प्राइस का है, उसी में उनके बीच में डिस्कशंस हो रही हैं, उसी में बायर को अग्री करवाना है कि वो सामान उतने प्राइस पे खरीद ले। सो बार्गेन करना है, वेयर दे आर स्ट्राइकिंग अ डील, एक डील स्ट्राइक हो रही है, सेलर गुड्स देगा, उसके बदले में बायर पैसे देगा। डिसाइडिंग क्वांटिटी, बायर ने बताया कि मेरे को कितने क्वांटिटी में वो सामान चाहिए, सेलर ने बताया इतने क्वांटिटी का सामान, अग्रीइंग एट अ प्राइस, इतने प्राइस पे मिलेगा, और उसके बाद जब डील हो जाती है तो बायर पैसे देता है, गुड्स लेता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब क्या है, सेलर ने गुड्स दिया, पैसे लिए, बायर ने गुड्स लिया, पैसे दिए, एक्सचेंज हो गया, इसको मार्केट कहते हैं। तो मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स कांटेक्ट में आते हैं, दे स्ट्राइक अ डील रिगार्डिंग द कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर दे डिसाइड कि कितनी क्वांटिटी, कितने प्राइस पर खरीदनी है, उनका एक्सचेंज होना है, बायर और सेलर के बीच में कम्युनिकेशन होती है इस चीज़ को लेकर, इसको मार्केट कहते हैं। मार्केट सिंपली एक प्लेस नहीं है, एक लोकेशन नहीं है, एक शॉप या एक एरिया नहीं है, मार्केट एक मैकेनिज्म है जिसमें बायर एंड सेलर कॉन्टैक्ट में आ रहे होते हैं। अब आप पूछोगे कि अगर सिंपल सी बात, जैसे अगर आपने बोला मार्केट को सोच के दिमाग में आया कि ये शॉप्स में जाकर हम खरीद कर आ रहे हैं सामान, आप सोचोगे इसके अलावा और कहाँ ही हम सामान खरीद रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। जब ऑनलाइन शॉपिंग करी जाती है, आपने एक फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, आपने सब गुड्स देखे, फॉर एग्जाम्पल ड्रेसेस, आपने ड्रेसेस देखी अलग अलग सी, एक ड्रेस पसंद आई, आपने ड्रेस ऑर्डर करी, और ड्रेस कुछ दिन बाद आपके घर पर आ गई। कैसे आई, आपके और उस ड्रेस का जो प्रोड्यूसर, उसके बीच में एक मैकेनिज्म क्रिएट हुआ, एक कनेक्शन क्रिएट हुआ। आपने इधर से ड्रेस ऑर्डर प्लेस किया, उधर उस प्रोड्यूसर को पता चला कि एक ऑर्डर प्लेस हुआ है इस पर्टिकुलर पर्सन के तरफ से, जो वो ये वाली ड्रेस इतने क्वांटिटी में इतने प्राइस पे उसको चाहिए, इतने प्राइस पे वो अग्री कर चुका है। सेलर वो गुड्स आपको भेजेगा, आप पेमेंट करोगे, एक्सचेंज हो गया। यहाँ भी तो मार्केट क्रिएट हो गई। पर क्या ये मार्केट दिख रही है? प्रोड्यूसर हो सकता है देश के बाहर बैठा हो आपके, ठीक है, सेलर यहाँ पर और बायर यहाँ पर बैठा हुआ है। सेलर और बायर इतने दूर हो सकते हैं, सेलर और बायर एक दूसरे को जानते भी नहीं। क्या आप जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग करी, आपको पता है कौन सा प्रोड्यूसर था, क्या नाम था उसका, कहाँ रहता है, कुछ उसके बारे में नहीं पता है। क्या कभी फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ या ऐसे कुछ इंटरेक्शन हुआ? नहीं, कम्युनिकेशन ज़रूर हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है। सेलर तक ये बात गई है कि आपको वो प्रोडक्ट चाहिए और आप इस प्राइस पर अग्री कर चुके हो, और वो प्रोडक्ट आप तक आया है बाद में वापस, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन हुआ है। तो सिंपल सी बात ये है, मार्केट ये पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इसके बाद यही बताया गया है इसमें, इट इज़ नॉट नेसेसरली अ फिक्स्ड प्लेस, और
इतना मार्केट में बताया गया है। वर्ल्ड मार्केट की बात की जाए, कुछ प्रोडक्ट्स की वर्ल्ड मार्केट होती है। अगर गोल्ड की बात करो, मार्केट का क्या मतलब है, कोई सामान है जो आप कहीं पे आप परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है। अब गोल्ड अगर की बात करो तो गोल्ड आप दुनिया में कहीं भी जाओ, दुबई चले जाओ, यूएसए चले जाओ, इंडिया में कहीं भी खरीदो, गोल्ड आप खरीद सकते हो। तो गोल्ड की बाइंग एंड सेलिंग तो ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही है, तो गोल्ड की मार्केट वर्ल्ड मार्केट है पूरी, ठीक है। ये हो गया। अब तो आते हैं इसमें दो कॉम्पोनेंट्स, टू इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स या डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स हैं। हाँ, टू डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट्स हैं मार्केट के बारे में। फर्स्ट फैक्ट कहता है कि मार्केट नीड नॉट बी लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, नीड नॉट बी लोकेटेड एट पर्टिकुलर प्लेस। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट किसी एक जगह पर लोकेटेड हो, जैसे आपको बताया गया, ज़रूरी नहीं कि कोई दुकान हो, कोई एरिया हो, कोई प्लेस हो, कोई कंट्री हो जहाँ पर वो मार्केट प्रेजेंट हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट हो, ठीक है। दूसरा आपका आता है फैक्ट कि बायर्स एंड सेलर्स नीड नॉट हैव पर्सनल कॉन्टैक्ट, बायर्स एंड सेलर्स नीड नॉट हैव पर्सनल कॉन्टैक्ट। ज़रूरी नहीं है कि बायर और सेलर के बीच में पर्सनल कॉन्टैक्ट हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, उनमें कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू हो सकती है, ईमेल के थ्रू हो सकती है, कॉलिंग्स पे, टेलीफोन कॉल पे हो सकता है, और ऐसे भी थ्रू द मीडियम ऑफ ऑनलाइन ऐप्स, जो एप्लीकेशन है उनके मीडियम से हो सकता है। कम्युनिकेशन होनी चाहिए बायर और सेलर के बीच में, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट हो फिजिकली एक दूसरे से मिलने के लिए, ठीक है। तो मार्केट का क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जरूर प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, और बायर्स और सेलर्स में पर्सनल कॉन्टैक्ट या फिजिकल इंटरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। ये दोनों चीज़ें मिसिंग भी होगी फिर भी मार्केट एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। ये आपकी बात है। इसके बाद आता है साइज़ ऑफ मार्केट। साइज़ ऑफ मार्केट का क्या मतलब होता है, साइज ऑफ मार्केट का सिंपल सा मतलब है, अगर मार्केट है किसकी, अगर मार्केट है आपकी टेबल्स की, ठीक है, एक आपकी है टेबल्स की मार्केट है, एक है मार्केट 1, दूसरी मार्केट 2। मार्केट 1 में जो टेबल्स हैं आपकी, उनकी डिमांड कितनी है, उनकी डिमांड है 100। मार्केट 2 में भी टेबल्स हैं, टेबल की मार्केट है, उसमें डिमांड है, डिमांड कितनी है 1000, ठीक है। मार्केट 1 में टेबल्स की डिमांड 100 है, मार्केट 2 में टेबल की डिमांड 1000 है। कौन सी मार्केट का साइज बड़ा हुआ, मार्केट 2। मार्केट 2 इज लार्जर इन साइज दैन मार्केट 1। रीज़न क्या है कि डिमांड के हिसाब से साइज़ हम किसी मार्केट का इस बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं कि वो मार्केट जिस कमोडिटीज़ में डील करी, जिस कमोडिटी की मार्केट है वो, उसकी डिमांड कितनी उस जगह पे। साड़ी की बात करो, इंडिया में साड़ी पहनी जाती है, ठीक है। साड़ी एक ऐसी कमोडिटी है जो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी, ठीक है। हर एक पर्सन को छोड़ के देखोगे तो साड़ी पहनते हैं, एंड ऑल ओवर इंडिया साड़ी पहनी जा रही है। तो इंडिया में क्योंकि साड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया में साड़ी की मार्केट का साइज़ बहुत ज़्यादा है, लार्जर साइज़ है। अगर जापान में जाओ तो जापान में साड़ी की डिमांड बहुत कम है ही नहीं डिमांड, तो वहाँ पर साड़ी की मार्केट बिल्कुल कम है। तो मार्केट का साइज़ हम डिटरमाइन करते हैं इस हिसाब से कि उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की डिमांड कितनी है, ठीक है। ये साइज़ ऑफ मार्केट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आता है आपका कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ मार्केट्स का। टाइप्स ऑफ मार्केट्स की बात करी जाए तो बेसिकली दो टाइप की मार्केट होती है आपकी। फर्स्ट आपकी होती है गुड्स मार्केट, एंड सेकंड होती है फैक्टर मार्केट। गुड्स मार्केट होती है, फैक्टर मार्केट होती है। गुड्स मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जिस मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। जिस मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उस मार्केट को गुड्स मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप बात करो क्लोथ्स की मार्केट, स्टेशनरी की मार्केट, क्या बेचा जा रहा है, अगर क्लोथ्स की बात की जाए तो क्या बेचा जा रहा है, क्लोथ्स बेचे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात करो कार्स की, कार्स बेची जा रही, कमोडिटीज़ हैं, गुड्स हैं। तो जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, उस मार्केट को हम कहते हैं गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो कि जो सेलर होता है वो होते हैं फर्म्स।
फर्म्स का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में फर्म्स का मतलब यही है प्रोड्यूसर, रियल लाइफ में भी प्रोड्यूसर ही होता है। फर्म का मतलब प्रोड्यूसर, जिसने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं सेल करने के लिए, ठीक है। प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं सेल करने के लिए, वही सेलर होता है। बायर कौन कौन होते हैं, गुड्स मार्केट के बायर्स होते हैं हाउस होल्ड्स, मतलब हम लोग कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट और अदर फर्म्स। आप पूछोगे गवर्नमेंट कैसे बन गई बायर, गवर्नमेंट कहाँ खरीदती है, गवर्नमेंट भी खरीदती है। जब गवर्नमेंट, जो मिलिट्री वेपन्स बनते हैं, कोई ना कोई प्रोड्यूसर होगा जो मिलिट्री के वेपन बना रहा है, ठीक है। मिलिट्री में यूज़ करने के लिए टैंक्स हो गए, आर्टिलरीज, ये सारी चीज़ें। तो जो मिलिट्री वेपन्स बना रहा है गवर्नमेंट, सरकार जो है वो उनसे वो मिलिट्री सामान खरीद रही है, मिलिट्री वेपन्स खरीद रही है और अपने डिफेंस में जो फोर्सेज है उनको दे रही है, उनको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अपने डिफेंस में, कंट्री के डिफेंस में यूज़ करने के लिए वो मिलिट्री वाले सामान एक प्रोड्यूसर से खरीद रही है। तो इस केस में बायर कौन होगी, गवर्नमेंट बायर हो गई, ठीक है। उसके बाद अदर फर्म्स की बात करो तो बाकी के फर्म्स भी सामान खरीदते हैं, बाकी के फर्म्स ही सामान खरीदते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक फर्म है जहाँ पर वॉच बनती है, जो वॉच की बात, वॉचेस बनती है, ठीक है। अब वो वॉचेस जो बनती है उनका कोई सामान है जो उनको दूसरे प्रोड्यूसर से ख़रीद के लाना है। वॉच में कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लगना है, जो प्रोडक्ट वो क्या करते हैं कहीं और सप्लायर से ख़रीद के आते हैं, किसी और फर्म से ख़रीद के आते हैं, दूसरी फर्म में वो प्रोडक्ट बनाती है। तो ये फर्म जो वॉच बना रही है वो जाएगी दूसरी फर्म के पास, उससे कहेगी भाई ये वाला प्रोडक्ट ख़रीदना है मेरे को अपने वॉच में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बायर कौन है, दूसरी फर्म, ठीक है। जो बायर है वो भी एक फर्म है, वो उस प्रोडक्ट को लाके फिर से अपने उस वॉच में लगा के फिर उसको सेल करेगी आगे जाके, ठीक है। तो बायर्स जो गुड्स, जब गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स मार्केट जो होती है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, गुड्स मार्केट का सिंपल सा मतलब ये नहीं कि केवल गुड्स बेचे जाएंगे, सर्विसेज भी बेची जाएंगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज जिस मार्केट में खरीदी बेची जाती हैं उसको कहते हैं गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट में सेलर होता है फर्म, प्रोड्यूसर, और जो बायर्स होते हैं वो हाउस होल्ड होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं और बाकी के अदर फर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। अब आती है फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट का सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिस मार्केट में फैक्टर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। अब आएगा कॉन्सेप्ट, फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं। फैक्टर सर्विसेज हटाओ, फैक्टर का क्या मतलब है, फैक्टर आता है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन में था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम यूटिलिटी बनाते हैं, हम कुछ सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो सामान प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर, उसको उस सामान को प्रोड्यूस करने के लिए रखते हैं रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर इनको यूज़ करता है, सामान बनाता है और सामान बेचता है। तो जब ये प्रोड्यूसर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके सामान बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात हो रही है, उसको सेल किया। तो जब यहाँ जो प्रोड्यूसर सेल कर रहा है, लोग खरीद रहे हैं, ये आपके हो गए गुड्स मार्केट, ठीक है। और जब प्रोड्यूसर ने शुरुआत में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेकर सामान बनाया था, वो थी फैक्टर मार्केट, ठीक है। तो होता क्या है, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इधर बताते हैं, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर एक इसका मार्कर्स का मार्कर बनाता है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर को ये मार्कर बनाने के लिए इसने क्या किया, इसने यूज़ किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्कर की प्रोडक्शन करने के लिए इसने यूज़ किए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब मार्कर बन गए तो इसने सेल किए यहाँ पर हाउस होल्ड्स को, फर्म को, अदर फर्म्स को और गवर्नमेंट को। यहाँ मार्कर एक कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। ये जो यहाँ पर हुआ, जो इतने एरिया में जो चीज़ हुई, ये थी आपकी गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट का क्या मतलब था कि गुड्स और सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। ये खरीद रहे हैं गुड्स को और यहाँ प्रोड्यूसर सेल कर रहा है, गुड्स मार्केट हो गई, ठीक है। फैक्टर मार्केट क्या थी, जब ये प्रोड्यूसर ने मार्कर बनाया था तो उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए थे। अब ऐसा तो नहीं है कि प्रोड्यूसर जाएगा कहीं भी, यहाँ से ज़मीन उठा लाएगा, यहाँ से लोगों को उठा लाएगा और चलो चलो काम करो, फैक्ट्री में काम करो आगे, ठीक है। यहीं से कहीं से पैसे ले आएगा, बैंक से जाएगा, पैसे लेके चला आएगा, ऐसे काम खत्म। ऐसा तो नहीं होता है। जब प्रोड्यूसर को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने मार्कर बनाने के लिए, तो वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करता है और बाय करता है, खरीदता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदता है प्रोड्यूसर, फिर बनाता है अपना प्रोडक्ट और फिर उस प्रोडक्ट को बेचता है।
और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो खरीदते टाइम उस प्रोड्यूसर के खर्च हो रहे हैं ना, वही इस प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे प्रोड्यूसर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे खरीदेगा, तो सिंपल सी बात है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है। लेबर की बात करो, ये प्रोड्यूसर को मार्कर बनाने, उसने फैक्ट्री वगैरह ले ली, फैक्ट्री में आएंगे लोग काम करने, लेबर आएगा। ठीक है, तो उसने 100 लेबर रखे, 100 लेबर से कहा अभी यहाँ मशीन में काम करो, मार्कर बनाओ। ठीक है, तो उसने क्या किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर की अगर बात करो, लेबर लाया, बोला प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करो। ठीक है, अब ये जो लेबर इसने लाया है प्रोडक्शन करने के लिए, इस लेबर को ये इस काम के बदले, फैक्ट्री में काम करने के बदले वेजेस देगा। ठीक है, किस लिए प्रोड्यूसर वेजेस दे रहा है लेबर को, क्योंकि लेबर इसकी फैक्ट्री में काम कर रहा है। मतलब लेबर जो है विच इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रोड्यूसर को क्या सेल कर रहा है, खुद को नहीं सेल कर रहा है, वो फैक्टर खुद नहीं बिक रहा होता है, वो अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है, वो अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल कर रहा है, अपनी स्किल को बेच रहा है कि उसके पास ये स्किल है मशीन्स यूज़ करने की, मशीन्स यूज़ करेगा, ये अपनी स्किल बेच रहा है प्रोड्यूसर को, इसके बदले में प्रोड्यूसर उसको वेजेस दे रहा है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने मार्कर बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। उसने अगर लेबर की बात की जाए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो सेकंड फैक्टर होता है, लेबर को उसने परचेज किया, प्रोड्यूसर ने कहा कि आओ, लेबर को रखा फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो इसके बदले में वो लेबर को वेजेस देगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर ने फैक्टर को खरीदा नहीं, फैक्टर की सर्विस को खरीदा। तभी यहाँ पर बात हो रही है जहाँ फैक्टर सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। तो प्रोड्यूसर ने फैक्टर सर्विसेज खरीदी, किससे खरीदी, लेबर से खरीदी। तो यहाँ पर बायर कौन है, बायर है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या परचेज कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज। प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है तो कोई सेलर होगा, सेलर कौन है, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इस केस में ओनर कौन है, लेबर है। यहाँ ये जो बाइंग एंड सेलिंग हुई, बाइंग भी हुई, सेलिंग भी हुई, फॉर अ प्राइस। प्राइस क्या था, जो प्रोड्यूसर ने इस लेबर को इस सर्विसेज के बदले वेजेस दिए, ये थी फैक्टर मार्केट। तो यहाँ जो ये मार्केट एग्जिस्ट कर रही है प्रोडक्शन के टाइम पे, ये थी फैक्टर मार्केट, जिस मार्केट में फैक्टर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। उसके बाद प्रोडक्शन के बाद ये जो मार्केट बन रही है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, इसको कहते हैं गुड्स मार्केट। सो ये दो टाइप की मार्केट्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। फैक्टर मार्केट में फैक्टर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, बायर और सेलर दोनों में समझ जाओ। फैक्टर मार्केट में बायर होता है प्रोड्यूसर, जो कि परचेज करता है फैक्टर सर्विसेज को, किन से प्रोड्यूस करता है, सेलर कौन होता है, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसके बदले में वो वेजेस वगैरह देता है। एग्जांपल में लेबर का लिख देना। गुड्स मार्केट में क्या होता है, सेलर प्रोड्यूसर होता है, जो कि क्या बेच रहा होता है, अपना गुड्स बेच रहा होता है या सर्विसेज सेल कर रहा होता है। जो बायर्स होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं और उसके बदले में प्राइस पे करते हैं। दोनों में मार्केट के सारे कंपोनेंट्स हैं। ये फैक्टर मार्केट है और ये आपकी गुड्स मार्केट है। सो ये टाइप्स ऑफ मार्केट भी आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मनी का कॉन्सेप्ट एंड इनकम का कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड वन मोर थिंग, जो फर्स्ट से 7 चैप्टर्स जो आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में, तो वो 7 चैप्टर्स के नाम लिख के भेज दीजिए। अदरवाइज आई विल गो विद जो सीक्वेंस दिया है इंडेक्स में, उस हिसाब से जो है 1 to 7 चैप्टर्स करे जाएंगे। उस सीक्वेंस में नहीं है और कोई सीक्वेंस है, बीच में से कोई 7 चैप्टर्स अगर आ रहे हैं पूरी बुक में से, देन प्लीज़ मेंशन द चैप्टर नंबर अलॉन्ग विद द चैप्टर नेम एंड देन उस पर वीडियोज़ बन के आ जाएंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।